नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। न्यूज नाइट के आज के अंक में हम बात करेंगे पीएम मोदी की वाराणसी और मध्य प्रदेश यात्रा की क्या कुछ सौगातें इन दोनों राज्यों को मिली, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति की भी बात करेंगे कि क्यों वो तुष्टीकरण की नीति अपना रही, आखिर क्या कुछ है ये सारा मामला। बताएंगे आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ा हर अपडेट भी, देंगे मौसम की जानकारी भी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम के गुरुजी महाराज मंदिर में किए दर्शन पूजन, दोहराया गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, कहा सेवा की भावना ही सरकार की नीति और निष्ठा। काशी से पीएम ने दी उत्तर प्रदेश को 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है यूपी, विकास और विरासत का सबसे बेहतरीन मॉडल है काशी। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन का हुआ ऐलान, अमित शाह ने कहा राजनीति से ऊपर विश्वास और विकास का है ये सशक्त गठबंधन, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का जताया आश्वासन। तुष्टीकरण राजनीति में डूबी ममता सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 24 परगना में पुलिस वाहन में की तोड़फोड़, ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। और तहव्वुर राणा से 26/11 की आतंकी साजिश का राज उगलवाएगी एनआईए, 18 दिनों की रिमांड में पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद, मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। और शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम का आज दौरा किया। पीएम ने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन भी किया। पीएम ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विरासत भी और विकास भी की नीति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है, भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। और इससे पहले पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास और विरासत के संगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ काशी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को और भी मजबूत किया। इस मौके पर पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को याद करते हुए उनके विचारों को सबका साथ सबका विकास के मंत्र से जोड़ा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड और स्थानीय उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान कर काशी की पहचान को और भी निखारा। बनास डेयरी के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस देकर पीएम ने क्षेत्र के किसानों की मेहनत को भी सम्मानित किया। काशी वासियों को 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का साक्षी बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय भाषा में संवाद करते देखा और माना कि उनके सांसद बनने के 10 सालों में यहाँ के विकास ने नई गति को पकड़ा है। उनका कहना है कि काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। विकास और विरासत के मंत्र को साधते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार ने रखा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके अभियान को आज सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए उस विचार को लेकर चलती है जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदला है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 10 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है। सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति में क्यों डूबी है वहां की ममता सरकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
यूडी कुंडी बाजी हर स्वाद मिले चटकारे नचते नहीं सारे बाजी बैसाखी दी बधाई आज के जश्न मनावांगे बैसाखी दी लख लख बधाइयां। हेलो, आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम, चेक बाउंस होएगा। हेलो। हेलो मैडम, आपका लोन जो हाँ है हाँ वो... पता है, रिजेक्ट हो गया ना फिर से। नहीं मैडम, आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो चुका है बिना गारंटी के। हाँ जी। आपके बैंक ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू। विश्वास मोदी जी को आप पर है मैडम। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। पिछले 10 साल में छोटे उद्यमियों को 52 करोड़ से भी अधिक मुद्रा लोन्स मिले हैं और उनमें से 70% उद्यमी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण दूसरी खबर है उस पर निगाह डालें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति सबके सामने आई है, जब अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के कारण राज्य के 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। बजाय कि ममता दीदी उन्हें न्याय दिलाती, उन पर लाठियां बरसाने का काम किया है। और वहीं वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं को समर्थन देकर शिक्षकों के अधिकारों को भी कुचलने का काम किया है ममता दीदी की सरकार ने। बीते बुधवार को वक्फ कानून पर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, उनके इस बयान के ठीक 2 दिन बाद उनकी ही सरकार के एक मंत्री ने वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों की तरफ से पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के मुस्लिम मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी द्वारा वक्फ कानून को लेकर जहरीले बोल बोले गए। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्य पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था कि वो इस तरह की भीड़ देखकर बहुत खुश हैं। एक तरफ जहां ममता सरकार वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन में लगी है, वहीं इसी ममता सरकार में 25,000 शिक्षकों को सरकार के भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन बंगाल में इन शिक्षकों के प्रदर्शन का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले की गूंज धीमी कर दी है। शिक्षक ममता सरकार के करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया तो पुलिस की लाठी खानी पड़ी। लेकिन उसी कोलकाता में जमाते उलेमा हिंद के समर्थकों ने घंटों तक सड़क जाम कर रखा तो कोलकाता पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली। विपक्ष का आरोप है कि मौलानाओं का ये सड़क जाम टीएमसी प्रायोजित है। बंगाल में जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो
या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो नए वक्फ कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 20 अप्रैल से 15 दिनों के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को नए वक्फ कानून के लाभ और उद्देश्य के बारे में जागरूक करना है। पार्टी का मानना है कि इस कानून से वंचित और जरूरतमंद वर्गों को लाभ मिलेगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और इस सब के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने बताया कि कानून विरोध के नाम पर जो उपद्रवियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता खो चुकी हैं, अपना नियंत्रण वहां से खो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डायमंड हार्बर जिले के दक्षिण 24 परगना के अमतला चौरास्ता भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस असहाय होकर देखती रही और हथियारबंद भीड़ ने लगातार उत्पात मचाना जारी रखा। तो ये कुछ तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पे जो ममता बनर्जी की सरकार है, लग रहा है ऐसा कि वो अपना कंट्रोल खो चुकी है पुलिस प्रशासन पर। लगातार वहां पे भीड़ जो है वो उग्र होती रही, पथराव की गाड़ियों पर, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई लोग इससे जख्मी हुए हैं। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है और लगातार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। और इसलिए आज का जो हमारा विशेष है, जो चर्चा हम इस पे करेंगे, वो आपके सामने। और हमारा चर्चा का आज का विषय विशेष हमारा वक्फ कानून पर जहरीले बोल। जी हां, जिस तरह से ममता के मंत्री ने जहरीले बोल बोले हैं कि वो 10-10 हजार की मात्रा में लोगों को लाएंगे और सड़कों पे लाएंगे और उससे तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो करेंगे। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजर्षि लाहिड़ी जी हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। राजर्षि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शादाब शमसाब। शादाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत भास्कर जी मैं आप ही से करना चाहूंगा कि क्या आपके मंत्री कानून से, संसद से ऊपर हो गए कि वो इस तरह की जहरीले बयान दे रहे हैं कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम 50,000 की भीड़ को इकट्ठा करेंगे और वो जो चाहें कोलकाता की सड़कों पे वो करेंगे? नहीं, पहले मैं आपको संशोधित करना चाहता हूं, ये पूरे देश में आज जुम्मा के नमाज के बाद ये मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पश्चिम बंगाल में, जिला में, पटना, सभी जगह में इसका विरोध में इस्लाम संप्रदाय के लोग नाराबाजी किए, इसका एक प्रोटेस्ट किए। नहीं, इस तरह के बोल जो बोल रहे हैं भास्कर जी, ये बात नहीं है। दूसरा बात सुनिए जी, और इन्होंने जो किया है, ये जो वक्फ बिल जो है अमेंडमेंट, ये हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसके लिए पास किया गया है मुसलमान संप्रदाय इसके खिलाफ है। क्योंकि इसका पूरा विस्तारित से हम आलोचना नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम कम है, क्योंकि जिनके लिए किया है वो मानते नहीं है। और वक्फ संसद ने इसको मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है। अच्छा, संसद में तो मंजूरी, सुनिए, संसद में तो मंजूरी, उसमें बाजाबता उसमें डिबेट हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर बैठी, लाखों की तादाद में इस पे संशोधन आया। कृषि बिल में भी संसद दिया था, सम्मति दिए थे, फिर वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर सीए फिर से लागू नहीं कर पाया। देखिए, लागू करने के लिए सहमत होने का जरूरत है। यहाँ पर तो अगर आप इसको नहीं मानते हैं, आपकी सरकार नहीं मानती है, तो क्या आपके मंत्री ये बोलेंगे कि हम कोलकाता की सड़कों पर उत्पात मचाएंगे? इसके खिलाफ है। कोलकाता की सड़कों पर उत्पात मचाना, क्या ये आपके मंत्री के बोल ये सही है? ये क्या है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। उन्होंने बोला है कि हम इसको मानेंगे नहीं। क्या ये अनडेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक तरीके से कीजिए ना, उतर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कीजिए। आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ऐसा बात नहीं है। एक मुसलमान लोग इनके खिलाफ ये है। पूरे देश में वक्फ बिल का अमेंडमेंट के लिए इसका पूरे देश में जुम्मे के नमाज के बाद पटना, दिल्ली और सभी जगह में ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भास्कर जी, आप लोगों की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में शादाब जी हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ इसके फायदे हैं। शादाब जी बताइए। ये सिर्फ फायदा कुछ नहीं है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है।
साजिश है, जमीन हड़प लेने का साजिश है ये। तो शादाब जी फायदा हमारे कुछ साथ नहीं। हैं, शादाब जी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आइए उनसे सुनते हैं। जी बताएं। देखिए, वक्फ एक उम्मीदों भरा एक आस जो गरीब देश के मुसलमानों को थी कि हमें भी जो गरीब जिसके लिए वक्फ बना था कि उसको इसका हिस्सा मिले, लेकिन सब जानते हैं कि गरीबों का हक देश के चंद अमीर उसके ऊपर डाका डाल के बैठे। ये सदका, ज़कात, खैरात का पैसा था, ये गरीब मुस्लिमों के लिए था कि भाई अमीर मुसलमान दान दे और गरीब मुसलमानों का भला किया जाए, उसको औकाफ का लाभ मिले। लेकिन देश के अंदर 9 लाख करोड़ 9 लाख हेक्टर भूमि जिसकी कम्युनिटी के पास हो, उसके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। और जहां से अभी मैं सुन रहा था पश्चिम बंगाल के बहुत सम्मानित नेता अभी बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का हालात देखा है आपने? मैं पश्चिम बंगाल गया था, मैंने देखा है कि किस गरीबी के दर्द से पश्चिम बंगाल का मुसलमान अपने जीवन को व्यापक कर रहा है। आप इन बातों को सुन रहे हैं ना? मैं इस जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा इन बातों को, क्या कर वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति है और वहां की सीएम किस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी शादाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान लोग इसके खिलाफ क्यों है? हाँ, मैं बताता हूँ, ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जमीन को कैसे लेंगे? आपका परदादा ने कुछ जो जमीन देके किया है। भास्कर जी, आप गुमराह मत कीजिए ना, हम जानते हैं आप लोगों को। अभी हम कह रहे हैं, जो हमारी सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हज किए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मजबूत मुसलमान हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ जो गरीबों को मिलना चाहिए था उसका नहीं मिला। सुनिए ना भास्कर जी, आप बीच में बोलते रहेंगे बार बार, कैसे चलेगा? आप मुसलमान होके भी मुसलमान के खिलाफ हैं। आप ये अच्छी बात नहीं कर रहे। आप ये धोखा मत दीजिए, मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। अगर आप वाकई मुसलमानों के साथ हैं, अगर आप ईमानदारी से मुसलमानों के साथ हैं, तो अपने झंडे लेके उतरिए ना। ये तिरंगे का सहारा क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी अपने झंडों के साथ उतरे, समाजवादी पार्टी अपने झंडों के साथ उतरे। वोट मुसलमानों को आपको चाहिए, उतरने का दम आपका है नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ना कांग्रेस पार्टी उतर रही है मुसलमानों के साथ अपने झंडे और डंडों के साथ, न तृणमूल कांग्रेस उतर रही है। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्यों गोल टोपी का अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहना के क्यों रोड पे उतार रहे हैं? आप कहिए ना कि आप उसके पक्ष में हैं, खुल के सामने आइए। पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकल लड़िए। गरीब मुसलमान को मोहरा क्यों बना रहे हैं आप? अब हर चीज को बदलना चाहते हैं, आप कब्रिस्तान को बदलना चाहते हैं। अरे कौन बदल रहा है? किसी कब्रिस्तान, किसी ईदगाह, किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। ये आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आप हिंदू लोगों को फैला रहे हैं देश के अंदर, और हिंदू लोगों का राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कमेटी में मुसलमानों किसी के भी नहीं है, हिंदुओं के न मुसलमानों के। आप धोखा कर रहे हैं, आप केवल सत्ता के हैं। आप झूठ मत बोलिए, ऊपर वाले से डरिए। पार्टी आपको भास्कर जी आप सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। भास्कर जी आप बातों को सुनिए, आप सुनिए इन बातों को। आप तरीका नहीं है, वो सुनना नहीं चाह रहे, वो सच से भाग रहे हैं। बोलिए, आप हिम्मत रखिए ना सुनने की। भास्कर जी, इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सच सुन सके। लोकतंत्र में अगर आप सच से भागेंगे तो कैसे चलेगा? आप उत्तर से भाग रहे हैं। 2 मिनट का समय दीजिए। जब मैं आप सुन लीजिए भास्कर जी, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो आपके मन में, आपकी पार्टी के मन में, विपक्ष के मन में जो भी सवाल है, जो भी अफवाह है, वो दूर करने के लिए शादाब जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, बता उनको सुनिए आप, और वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति है वो भी बताएंगे मुसलमान पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जो विरोध कर रहा है ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ये वो संस्थाएं हैं जो विरोध कर रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर आगे कर रही है। ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं जो विरोध करते हो। आम आदमी, आम मुसलमान जो जानता है, जो आपके चैनल को देख रहा होगा, मैं इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी मुसलमान को वक्फ की तरफ से, जिसके घर में खाने को नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, जिनकी बहन बेवाएं हैं, माए जिनके सारा सुहाग उजड़ चुके हैं, जिनका हक था वक्फ, उनको नहीं मिला। अगर मिला हो, मैं राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाऊं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और उन लुटेरों का साथ दे रही है टीएमसी। कल को वक्त माफ नहीं करेगा, वक्त माफ नहीं करेगा। भास्कर जी, आप लोगों को भी, आप गरीबों का हक मारने वालों के साथ दे रहे हैं। ये गरीब मुसलमान के साथ जो शोषण हो रहा है, आप उसका सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को लूटा है, आप उन तक उनका हक पहुंचने नहीं देना चाहते। क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या अरे कौन? सब चोर, सबके सब चोर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं, उनका पूछिए कितनी वक्फ की जमीन पे इंक्रोचमेंट है। उन्होंने वक्फ की दलाली की है। ये सारे लोग जितने बैठे हैं, ये वक्फ के दलाल हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।
ये बीजेपी दम रखने का, सच सुनने का दम रखिए। मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद है। ये देखिए चोरी, ये देखिए चोरी, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी ओवैसी साहब। इसीलिए आप हिंदू लोगों को भी घुसाना चाहते हैं। तेलंगाना का मैरियट होटल, ये देखिए, ये चोरियां देखिए, ये देखिए चोरियां देखने का ये देखिए चोरियां, ये सारी लूट आप लोगों ने की है। ये लूट कौन कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप। गरीबों का हक मारा है, गरीब मुसलमानों का हक मारा है आपने, गरीब मुसलमानों का हक खा रहे हैं आप। उन चोरों का साथ दे रहे हैं जो गरीबों के हाथ पे डाका डाल के बैठे। गरीब मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। आप गरीब मुसलमान से ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का पसमानदा मुसलमान, देश का गरीब मुसलमान जिसका हक मारा गया है, वो बेवा बहन, वो यतीम बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे आपको। ठीक है, मैं बीजेपी को लाना चाहता हूं इस चर्चा में। 1 मिनट, हमारे साथ राजर्षि लाहिड़ी जी हैं, वही मौजूद हैं। भास्कर जी 1 मिनट रुक जाइए। भास्कर जी आप रुक जाइए, आपके पास बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं है, आपने बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आए। राजर्षि जी, क्या इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए 20 तारीख से बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर जो अफवाह की स्थिति है, जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए वो डोर टू डोर जाएगी और बताएगी इससे क्या कुछ फायदे हैं? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और पहली बात, ये जो कहा सुनी अब तक मैंने सुना, इससे बंगाल में एक तो कहावत है भाई साहब, मां से ज्यादा मौसी का दर्द ज्यादा लगने लगा है। जी, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मुर्शिदाबाद जिला, मालदा जिला, धुलियान, यहां पे भयंकर कांड हो रहा है। बीएसएफ फोर्स को उतरवा गया है। 1 से ज्यादा ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन्स, कामाख्यापुरी एक्सप्रेस को लेके बहुत सारी ट्रेन्स जो पूर्व भारत से भागीरथी की पूर्वी तट से आती है, वो सभी ट्रेन धुलियान में रुका हुआ है और भयंकर सांप्रदायिक हिंसा घटना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआत अमित मालवीय ने उसको पोस्ट भी किया है तमाम वीडियोस को। ये सिर्फ वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल से नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड और कोलकाता शहर के मेयर साहब, मेयर बॉबी हकीम, जनाब फराद बॉबी हकीम साहब, वो जाके कमेंट करते हैं सांप्रदायिक हिंसा कहां से बढ़ता है। बिल्कुल, कि हम यहां पे दुर्भाग्य है, जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिया है वो दुर्भाग्य है, उनको दवाते इस्लाम देके इस्लाम में लाना पड़ेगा। आज हम माइनॉरिटी है, हम कुछ ही दिनों में हम मेजॉरिटी के भी मेजॉरिटी बनेंगे और इंशाल्लाह आधा जनसंख्या उर्दू बोलेगी। उनका एमएलए हुमायूं कबीर कहता है कि हिंदुओं को काट के गंगा नदी में, गंगा जी को यहां भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी में बहा दिया जाएगा। लेकिन राजर्षि जी, मेरा सवाल यह कि जिस तरह से ममता बनर्जी खुलेआम, हमने बीते चुनाव में भी देखा और कुछ ही दिनों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, क्या उन्हीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह के काम, इस तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें कर रही है, उनको इजाजत दे रही हैं? और इसका कार्ड बीजेपी के पास क्या, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे इन तमाम? मैं इसी यहीं पे आ रहा हूं। ये जो भाई साहब ने, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस प्रकार से हड़प लिया जाता है। 34 साल यहां पे सीपीएम का राज रहा। आप अखबार 2009, 2010, 2011 में देख लीजिए, मोहम्मद सलीम सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में, वो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, दायित्व में थे वक्फ की संपत्तियों का। उन पे आरोप लगा था और सीपीएम के लोगों पे आरोप लगा था वक्फ की संपत्ति जबरदखल करने के लिए। आज अभी तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर लोग उत्तर कलकत्ता में, दक्षिण कलकत्ता के बालीगंज में एकाधिक वक्फ के प्रॉपर्टी को हड़प के वहां पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना लिया है। राजर्षि जी, मैं एक प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं, मैं एक समय की कमी है। बताइए भास्कर जी, ये तमाम आरोप शादाब जी ने भी कहा, राजर्षि जी भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जमीनें हड़पने का काम कर रही हैं वहां पे। देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड में हिंदू लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या हिंदू लोगों को शामिल करने से चोरी रुक जाएगा? क्या मुसलमान, ये तो वक्फ तो ये तो धर्म का चीज है, तो उसमें दूसरा धर्म का लोगों को क्यों इंक्लूड किया जाएगा?
पहला बात ये। दूसरे बात ठीक ये है, ठीक है, समय कम है, आंसर दे रहे हैं, आंसर साहब जी बताइए। देखिए, किसी भी मैनेजमेंट कमेटी में, जैसे मान लीजिए कोई ईदगाह कमेटी है, कोई कब्रिस्तान कमेटी है, कोई जामा मस्जिद की कमेटी है, किसी में किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा रहा। जैसे मंदिर की कमेटी होती है, हमारे यहाँ पीरान कलियर है, हजरत बल है, इन कमेटियों में प्योर मुसलमान रहेंगे, कोई गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। वक्फ का जो स्टेट का, जैसे नेशनल CWC है, नेशनल CWC में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। अब वो अगर एक बौद्ध है तो क्या उसको, उसकी जगह हम किसी मुसलमान को लाएंगे क्या? वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां है ही नहीं। वो कोई भी मंत्री हो सकता है, वो हमेशा वही चेयरमैन होते हैं। दूसरा, जो सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटीज होते हैं वो CEO होते हैं वक्फ के, तो उसमें वो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी से नहीं मानेंगे आप, माइनॉरिटी को छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों को। अरे तो क्या जज भी मुसलमान देंगे आप? नहीं है कोई तो। अरे ये तो अच्छी बात है भास्कर जी, ये तो अच्छी बात कैसी है। आप कम्युनल बात कर रहे हैं? TMC कम्युनल बात कर रही है क्या? एक नहीं देंगे। अरे हम कह रहे कोई मस्जिद के अंदर, किसी भी मस्जिद कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा, किसी ईदगाह कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा, किसी दरगाह कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा। बोला कि दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इसका कारण क्या है? अरे वो मैनेजमेंट कमेटी, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जहां पैसा आता है, लेन देन होता है, वहां कहा है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रुक जाएगा, उसमें हिंदू लोग रहने से चोरी रुक जाएगा। अरे भाई, तभी तो हमने वहां पे जो CAG है उसको रखा है कि CAG भी साथ में रहेगा, जो ऑडिट करेगा, हिसाब किताब रखेगा। आप भ्रम मत फैलाइए ना, आप गलत दुष्प्रचार मत कीजिए, आप मुसलमानों को मत भड़काइए। हम केवल ये कह रहे हैं, ये गलत बात है कि मुस्लिम मस्जिदों में कोई गैर मुस्लिम रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। किसी मैनेजमेंट कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया भ्रम मत फैलाइए, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गलत मत कीजिए। ठीक है भास्कर जी लबोलुबाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार, TMC की सरकार और बाकी विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने की स्थिति में है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। शादाब जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। समय इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी, आपका राजर्षि जी आपके पास भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है और शादाब जी बहुत अच्छे तरीके से आपने इन बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दूसरी अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है, हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। खुशियों की उम्मीद बाजी, हर स्वाद मिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी, बैसाखी की बधाई, आज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान चेन्नई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि यह विश्वास और विकास का गठबंधन है। भाजपा का मिशन तमिलनाडु। तमिलनाडु में फिर विश्वास का गठबंधन। भाजपा और एआईएडीएमके फिर साथ एनडीए के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु की सियासत में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा और एआईएडीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। चेन्नई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के एडप्पादी पलानीस्वामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले एआईएडीएमके भाजपा और अन्य सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव 2 स्तरों पर लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राज्य स्तर पर एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईएडीएमके के नेता एडप्पाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और विकास का गठबंधन है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। 1998 से एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सनातन धर्म, फ्री लैंग्वेज पॉलिसी और अन्य मुद्दे उठा रही है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके सरकार के घनघोर भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर वोट करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे तहव्वुर राणा से मांगा जाएगा अब 26 से 11 का हिसाब। यह खबर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियों की कुंडी बाजी, हर स्वाद गले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है।
हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक न्यूज़ नाइट में वो कौन कौन सी अहम खबरें थी जो हमने अभी तक आपको दिखाई हैं। तो वो खबर थी, प्रधानमंत्री ने काशी से पूर्वांचल को दी परियोजनाओं की सौगात। आपने देखा किस तरह से वो सौगात देने का काम किया प्रधानमंत्री ने। दूसरी खबर, एमपी में भी पीएम ने कहा सेवा की भावना ही सरकार की नीति और निष्ठा है। इस खबर को भी हमने आपको दिखाया। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर जिसमें हमने चर्चा भी की कि बंगाल में तुष्टीकरण राजनीति से क्यों नहीं उबर रही है ममता बनर्जी की सरकार। तो ये 3 अहम खबरें अब तक आपने न्यूज़ नाइट में देख ली। और अब बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। बात करेंगे तहव्वुर राणा की। तो आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए की रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। और अब तहव्वुर राणा को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और इस सब के बीच अमेरिका ने तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना बयान भी जारी किया है। साथ ही साथ राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के बीच की बातचीत का कुछ हिस्सा भी सार्वजनिक किया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कानूनी जीत। मुंबई हमले के पीड़ितों को मिल सकेगा न्याय। पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई राज। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं तहव्वुर राणा की हिरासत के मद्देनजर एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ाई गई। पूछताछ के लिए एनआईए की विशेष टीम के आगे अगले 18 दिनों तक तहव्वुर राणा को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जो मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिलने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। तो इतनी गंभीर घटना थी कि पूछो मत, इसीलिए उसका मास्टरमाइंड कौन है ये पूछताछ करने की बहुत कोशिश की। अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था। तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द डिप्लोमैटिक strategy of the strategy led by Shri Narendra Modi, and if they want to claim, let them claim. People know what is their attitude and approach toward the terrorism. एनआईए के पूर्व डीजी योगेश मोदी का कहना है कि भारत और एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। Above all, it's an achievement of National Investigation Agency, which has been following the case, which has been pursuing the case, which has been providing all the information to US authorities for extradition. वहीं अमेरिका ने तहव्वुर को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा, राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत का कुछ हिस्सा भी सार्वजनिक किया गया है। इसमें तहव्वुर राणा कहता हुआ नजर आया, लश्कर ए तैयबा के जिन आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया है, उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान हैदर से सम्मानित किया जाए। अमेरिका की ओर से जारी इस बातचीत में मुंबई आतंकी हमला खत्म होने के बाद
ताहूर राणा हेडली से ये भी कहता है कि भारतीयों पर इस तरह के खूनी हमले जायज हैं। हालांकि पाकिस्तान राणा की ओर से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। Tahawur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. ताहूर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी कानूनी और कूटनीतिक जीत है। जब ताहूर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया भेजा था और इंडिया में कई स्थानों की उसने रेकी करी थी और कई सारे लोगों से भी मिला था, तो वो कौन कौन से लोग थे और क्या उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट था, तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए ताहूर राणा से इन 18 दिनों में मांगेगी। धीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और बात करेंगे मौसम की। तो देखिए, उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गुरुवार को तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के साथ आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बिहार में तो इस आपदा में करीब 80 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर भारत में गुरुवार को आई तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं कई लोगों के लिए ये आपदा भी बनकर टूटी। बिहार में गुरुवार को 24 जिलों में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों पेड़ गिरने, दीवारें ढहने और ठनका गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य के नालंदा जिले में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। इन इलाकों में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, प्याज, मक्का और मूंग समेत कई फसलों को तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने तबाह कर दिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम होने पर खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास न खड़े होने की सलाह दी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 48 घंटे में लगभग 80 लोगों का जो है डेथ हुआ है आंधी तूफान से और बिजली गिरने से। तो इसमें जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है घोषणा किए हुए हैं, सभी को 4-4 लाख रुपए मरने वाले को दिए जाएंगे। 1000 से ज़्यादा पेड़ विभिन्न सड़क मार्गों को अवरुद्ध किए थे, सभी को युद्ध स्तर पर 52 टीम बना करके उसको क्लियर कराया जा रहा है। विद्युत विभाग ने भी
42 से ज़्यादा टीम बनाई। सबसे जो सुरक्षित उपाय है इसमें लोगों को जागरूक रहने के लिए, कोई भी थंडरस्टॉर्म आता है, गतिविधियां होती है तो लोगों को कम से कम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जो है अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। यूपी राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक प्रदेश में गुरुवार को आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से करीब 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 45 पशु भी मारे गए और 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही इस प्राकृतिक आपदा में घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशु हानि पर प्रभावितों को सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में पेड़ गिरने के भी समाचार हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी तेज आंधी तूफान आने से कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। कठुआ के पुलिस लाइन रोड पर तूफान के कारण एक पेड़ वहां से गुजरती कार पर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से कार से पेड़ हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक नजर डालते हैं दिन भर के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओडिशा में भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कटक में सीएम मोहन चरण मांझी के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गो बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान वय वंदना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। भारत इटली व्यापार मंच में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी के साथ व्यापारिक संबंध पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इटली के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक लचीली और विश्वसनीय साझेदारियां बनाना जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया के मंत्री वोल्फगैंग हैटमैन्सडॉर्फर के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया की विभिन्न कंपनियों के साथ एक सत्र की सह अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रिया भारत के बीच निवेश और व्यापार साझेदारी के कई अवसर हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की अत्यंत सफल यात्रा भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हुई। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। LRGB गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गौरव के सफल विकास परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग को बधाई दी। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग के सामने संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई हुए पेश। एसपी ने न्यायिक जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया और हिंसा से जुड़े सभी साक्ष्य और रिपोर्ट आयोग के सामने पेश किए। प्रयागराज के सलाहपुर क्षेत्र में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के वक्फ बोर्ड की कई एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस जमीन की कीमत 71 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस अवैध कब्जे के बारे में मुतवल्ली अम्माद हसन ने बताया कि कई बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे लोगों को बेच भी दी गई। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर गया है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1,29,000 करोड़ रुपए की तुलना में 55% की वृद्धि हुई है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेशकों का मजबूत विश्वास कायम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक NSE पर कुल निवेशक खातों की संख्या बढ़कर 22 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें बीते 6 महीने में 2 करोड़ से अधिक नए निवेशक जुड़े हैं।